Good morning, everybody. In electrochemistry, today we have to discuss about the conductance and the conductivity. So, first of all, what is conductance? पहले conductance के बारे में हम पढ़ें. इस conductance जो होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं चालकता, और ये चालकों के लिए ही होता है. अर्थात जो हमारे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, और इन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को आपने दो तरह से इसको रीड किया है, पढ़ा इसको. एक तो होता है हमारा मेटेलिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. तो मेटेलिक कंडक्टर में केवल मेटल ही आते हैं, अर्थात धातुएं. और धातुओं के अंदर जो हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, तो मेटेलिक कंडक्टर्स में देखिए जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये एलिमेंट्स जो मेटल्स हैं. तो मेटेलिक कंडक्टर्स में जब हम इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को पढ़ते हैं तो बहुत ही सरल है, बहुत इजी है. इजी इसलिए है क्योंकि धातुओं में मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है. तो वायर के माध्यम में, तार के माध्यम से, जैसे कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, तो इनके माध्यम से विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से पहुंचाया जा सकता है. और सबसे बड़ी बात इन मेटेलिक कंडक्टर की यह है कि इस मेटेलिक कंडक्टर में जो प्रतिरोध है, अर्थात जो रेजिस्टेंस है, वो बहुत ही कम होता है. तो प्रतिरोध कम होता है तो फिर चालक तो बढ़ जाता है. इसलिए मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टेंस जो है वो अधिक होती है तुलनात्मक किसी अन्य से. अन्य का मतलब हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से. ये इसका कारण है. ये गुड कंडक्टर है तो गुड इनका कंडक्टेंस भी होगा. तो ओम ने क्या किया कि ओम जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस मेटेलिक कंडक्टर में अलग अलग धातुओं को उपयोग में लेकर के और फिर उनका प्रतिरोध का मापन किया, रेजिस्टेंस. ठीक है. तो रेजिस्टेंस का जो मापन है वो अगर हम किया जाए, इसको हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल R. तो रेजिस्टेंस जो है वो मेटेलिक कंडक्टर में बहुत कम होता है. और उसने एक जनरल एक नियम बनाया कि इफ I जो है इट इज द एम्पियर, तो I जो है ना वो हमारी विद्युत धारा हुई एम्पियर के अंदर. तो ये उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी आपके पोटेंशियल के समानुपाती होगी. तो पोटेंशियल जो है हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से डिनोट करते हैं, ठीक है. तो एम्पियर जो धारा होती है ये विभव के समानुपाती हो जाती है. और जो रेजिस्टेंस होता है ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, R. इसलिए I जो है उन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में मिला दें तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी. तो ये तो हमारा प्रतिरोध हो गया और ये हमारा विभव हो गया. विभवांतर आपने फिजिक्स के अंदर इस सब बातों को पढ़ा होगा. तो ये ओम के द्वारा जो है इसको बताया गया है कि अगर धातुओं में हम प्रतिरोध को मापें तो धातुओं के अंदर प्रतिरोध का मापन बड़ा सरल है. उसमें विद्युत धारा की मात्रा कितनी और फिर उसमें एम्पियर जो है वो आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो वोल्टामीटर से हम पता लगा सकते हैं. तो धात्विक चालकों में प्रतिरोध कम होता है. R का मान जो है ना उसमें बहुत कम होता है, और लगभग ये जो I जो है ना वो E के पोटेंशियल के डिफरेंस पे आ जाती है. और पोटेंशियल का मान बढ़ता है तो हम उसको कहते हैं हाई पोटेंशियल. और हाई पोटेंशियल का मतलब होता है हाई टेंशन. आपने सामान्य भाषा में सुना होगा कि लाइन जो है ना वो 33 किलोवाट की होती है ना, तो वो हाई पोटेंशियल मेजरमेंट होता है उसका. इसका मतलब कि उनका रेजिस्टेंस लगभग नगण्य स्थिति में हो जाता है. ये ओम के द्वारा. अब बात आती है कि अगर हम इसी रेजिस्टेंस को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पढ़ें
अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब है तब हम बात आते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या क्या मटेरियल्स आपके पास में होंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जो कंपोनेंट हैं वो आपके सामने। सबसे पहले तो आपका इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड का मतलब आपका कैथोड और एनोड से है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो आपने उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका बनाया, कॉपर सल्फेट, निकेल सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, HCl, ये इस तरह से। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और फिर उसके बाद में आ जाता है कि जैसे ही आप विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रोड से, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, अर्थात विद्युत अपघटन। तो पहले तो ये इलेक्ट्रोड जो कैथोड एनोड, प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है, ये इसके बने होते हैं। और उस सेल के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जनरली ये होता है। और फिर उसके अंदर हो जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस अर्थात विद्युत अपघटन। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक कंस्ट्रक्शन हो गया, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम क्या करें कि इस विद्युत अपघटन के जो विलयन है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करें, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट अर्थात प्रतिरोध को कैसे मापें। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होगी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपके बनेंगे आयन, ठीक है। आयंस आर दी चार्ज बॉडी, अर्थात ये आपके कैटायन, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये हमारे आयंस हो गए। तो आयंस जो है वो धनायन और ऋणायन बनेंगे। अब ये आयन जो है वो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, यहां हम इलेक्ट्रोड को दो हिस्सों में फिर बांट लेते हैं, ये कैथोड और एनोड। तो जो ये हमारे आयंस हैं ये माइग्रेट होते हैं अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जैसे कैटाइन है वो कैथोड की तरफ जाएंगे और एनाइन जो है वो एनोड की ओर जाएंगे, इसको कहते हैं माइग्रेशन ऑफ आयन। तो विद्युत अपघटन में जो विद्युत धारा प्रवाहित की है वह विद्युत धारा ने सबसे पहला काम क्या किया है कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है उसका उसने अपघटन किया, तो ऊर्जा खर्च हुई ना इसमें, ठीक है। तो अब ये ऊर्जा व्यय हो गई, जबकि मेटेलिक कंडक्टर में ऐसा नहीं था। मेटेलिक जो कंडक्टर है उसमें सीधी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था। तो पहले तो दी गई विद्युत ने ये काम किया। नंबर दो कि इनसे जो जनरेट हुए, जो प्रोड्यूस हुए, जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, ये दोनों ही आयन अब इस कैथोड एनोड की तरफ माइग्रेट होंगे अर्थात मूवमेंट होगा। तो उसके लिए इनकी काइनेटिक एनर्जी, कि जब मूवमेंट हो रहा तो इसमें क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब क्या होता है कि इस कैथोड एनोड के बीच में आपके सॉल्वेंट अर्थात विलायक के कण आ गए। तो अब वो विलायक के कण क्या करते हैं कि इस ये जो आयन है इन आयनों में बाधा उत्पन्न करने लगते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाता है, सॉल्वेंट के साथ में पोलराइजेशन। तो ध्रुवीकरण होने से इस आयन का साइज जो है ना वो इंक्रीज होने लगता है। द साइज ऑफ द आयंस इंक्रीजेस, और ये इंक्रीज किससे हुआ, ड्यू टू द सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट अर्थात जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयन को चारों तरफ से सराउंडेड घेर लेते हैं और उस तरह से उस आयन का आकार बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा हो जाएगा तो वो भारी हो जाएगा, जब भारी हो जाएगा तो उसका मूवमेंट अपने इलेक्ट्रोड की तरफ कम स्पीड से होगा। तो इस तरह से अब पहली बाधा तो यहाँ पे विलयन के अंदर ये हो गई कि सॉल्वेंट के कारण जो है ना वो बाधा उत्पन्न हो गई, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। नंबर दो कि ये आयन जो है ना वो आपस में, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयन बने हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, तो इनका अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो भी प्रतिरोध को इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन
और सॉल्वेंट के साथ में जो उनका इंटरेक्शन है, इन दोनों एक्टिविटी से माइग्रेशन ऑफ आयन जो है वो स्लो हो जाता है। अर्थात जितना रिजल्ट हमको विद्युत धारा प्रवाहित करने से मिलना चाहिए था उस अनुपात में हमें परिणाम नहीं मिलता। इसलिए विलयन के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें सॉल्यूशन में ये प्रतिरोध जो है वो अधिक हो जाता है, मतलब प्रतिरोध बहुत ज्यादा होने लग गया तो फिर हमारा पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा। प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये पोटेंशियल कम होने लगता है। तो पोटेंशियल जो है वो कम होने के कारण विद्युत धारा का मान जो अपेक्षाकृत कम हो जाता है, कम प्राप्ति होती है हमें, इसको आप यूं समझ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस। अब हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया तो वो उसके स्थान पर अब जो चालक है, जो माइग्रेशन ऑफ द आयंस है, वो लगभग कम हो गए। तो ऐसी स्थिति में अब हम एक नया टर्म यूज करते हैं और वो आपके टर्म हो गया कंडक्टेंस। ठीक है, इसको कहते हैं चालकत्व, और चालकत्व को C से डिनोट करते हैं, और C जो होता है वो 1/R, अर्थात ये जो रेजिस्टेंस है इसके जो है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालकत्व और रेजिस्टेंस एक दूसरे के विपरीत हो गए, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस के मापन के बजाय विलयन के अंदर चालकत्व का मापन किया जाए, इसका मतलब ये होता है। तो अब हम इस ओम के नियम को तो मेटेलिक कंडक्टेंस पर जो है ना वो अप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो कंडक्टेंस है उसके लिए हम यहाँ पर कंडक्टेंस शब्द अर्थात चालकत्व का उपयोग करते हैं। तो चालकत्व की इकाई आपके सामने हो गई, अर्थात चालकत्व की अगर यूनिट आपसे पूछी जाए तो हम कहेंगे पर ओम, अर्थात प्रति ओम, और पर ओम को यहाँ पर मो से डिनोट किया जाता है, एम, ठीक है, स्मॉल एम मो से डिनोट करते हैं। और एसआई पद्धति में, हमारे जो एसआई पद्धति है उसमें चालकत्व की इकाई होगी सीमेंस, ये सीमेंस में पढ़ा जाएगा। तो सीमेंस जो है इसमें ये चालकता का मापन किया जाता है, या तो आप पर ओम कहिए अथवा उसको आप सीमेन के नाम से जानिए। तो ये चालकत्व की इकाई हो गई सीमेन। तो ये चालकत्व क्या होता है, और चालकत्व का मेटेलिक अर्थात धातुओं में और आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उन दोनों के अंदर किस प्रकार से आप पढ़ेंगे। तो ये वो आपके चालकत्व के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में माइग्रेशन ऑफ आयन अर्थात आयनों के माध्यम से जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो अब विलयन की प्रकृति क्या है, विलयन की नेचर क्या है। विलयन जो है ना, विलयन के नेचर से मतलब हो गया कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है या वीक इलेक्ट्रोलाइटिक है। उसकी कंसंट्रेशन को आप मोलरिटी में पढ़ रहे हैं कि इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी में पढ़ रहे हैं या मोलिलिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप किस रूप में उसको पढ़ना चाहते हैं। तो चालकत्व को हम अलग अलग शब्दों के अंदर यहाँ पे व्यक्त करेंगे, और वह सोलर विलयन की जो नेचर है, उसकी प्रकृति है, उस पर वो निर्भर करता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर अब आ जाते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, ये विशिष्ट चालकता है और ये विलयन की प्रकृति पर निर्भर करेगी। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि विद्युत धारा प्रवाह करने से उसका अंतिम परिणाम विलयन में क्या निकलता है, क्या होता है, अंतिम परिणाम क्या निकलेगा। तो देखिए अंतिम परिणाम में एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे आपने ये NaCl लिया, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की, तो सबसे पहला काम तो ये हो गया अर्थात आयन फॉर्मेशन। इसलिए आयन जो है ना ये हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट कहलाएंगे, इनको हम प्राइमरी प्रोडक्ट अर्थात प्राथमिक उत्पाद के नाम से जानेंगे। अब ये आयन अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर डिस्चार्ज होंगे। तो जैसे ये कैथोड पे हुआ
और ये एनोड की तरफ जाएगा। तो डिस्चार्ज होने के बाद में इसने बनाया Na न्यूट्रल और इसने बनाया Cl। मान लीजिए ये 2 है, 2Cl हो गया, 2Cl से बन गया Cl2। अब ये Cl2 हो गई गैस और ये हो गया आपका सॉलिड। ठीक है, ये अब हमारे कहलाएंगे सेकेंडरी प्रोडक्ट। इनको हम सेकेंडरी प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो अलग अलग सेल में अलग अलग विद्युत अपघटनों में आपके सेकेंडरी प्रोडक्ट कौन बन रहे हैं? गैस अवस्था में हैं, द्रव अवस्था में हैं, ठोस अवस्था में हैं। तो ये विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब हुआ कि पदार्थ में निरंतर परिवर्तन हो गया। देखिए मेटेलिक कंडक्टर में जब लेते हैं तो जैसा कॉपर का वायर लिया तो कॉपर के वायर में कॉपर ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जब सेल की बात करते हैं हम, बैटरी की बात करते हैं, तो उसमें सेकेंडरी प्रोडक्ट बनते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्ट। ये एक मुख्य अंतर है इन दोनों में, इसलिए पदार्थ में परिवर्तन होता है। तो प्राइमरी प्रोडक्ट आर द आयंस एंड द सेकेंडरी प्रोडक्ट आर द डिस्चार्ज स्पीसीज एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, अर्थात उन इलेक्ट्रोड पर बनने वाले भिन्न भिन्न पदार्थ वो ठोस या गैस में होते हैं। इसलिए अब हम क्या करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो वो जो तुलनात्मक अध्ययन है उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है, सबसे पहले तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को या हम के अर्थात कप्पा से, यहाँ के का मतलब होता है कप्पा, ठीक है, के से इसको डिनोट करते हैं। जब हम इसी कंडक्टिविटी को मोलरिटी के अंदर बताना चाहें तो इसको लैम्डा एम से, इसको कहते हैं मोलर, ये आपके कहलाएगी मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, और इसको अगर आपने नॉर्मेलिटी के अंदर पढ़ा है लैम्डा ई, ठीक है, नॉर्मेलिटी एन अर्थात तुल्यांकी भार से, तो इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इस तरह से सबसे पहले तो उस सेल का स्पेसिफिक कंडक्टेंस के का मान क्या होगा, उसके बाद फिर इसी स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम दूसरे रूप में अर्थात ये लैम्डा एम मोलरिटी में अथवा इक्विवेलेंट में, तो मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये इसके टाइप हो गए, अलग अलग प्रकार हो गए। अब ये अलग अलग प्रकार किस पे निर्भर कर रहे हैं, ये आपके सेल की नेचर पे, अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस आपने किस प्रकार का लिया है, वो किस सांद्रता में है, वो मोलरिटी में है अथवा वो आपके नॉर्मेलिटी के अंदर है, ये इसका मतलब होता है। तो देखिए समान ट्रांसफर सेक्शन जो है हमारे छड़, अब हम ये कंडक्टेंस का मापन करना चाहते हैं, तो कंडक्टेंस का मापन कैसे करें, तो देखिए ये आपने जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कैथोड एनोड, ये जो कैथोड और एनोड हैं ये किसी मेटल के बने हुए हैं और ये एक है ना लंबी छड़ के आकार के होते हैं। जैसे ये हमारा कैथोड हो गया, ठीक है, कैथोड जो होता है वो आपके पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो यहाँ पे सॉरी कैथोड जो है इट इज द नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इस पे कैटायन का अट्रैक्शन होगा। ऐसे ही एनोड बनेगा, तो कैथोड और एनोड ये दो जो इलेक्ट्रोड हैं, ये एनोड, तो कैथोड और एनोड ये दोनों इलेक्ट्रोड भी उस सेल के एक भाग हैं। इसलिए कंडक्टेंस के मापन में विलयन में कंडक्टेंस के मापन में इलेक्ट्रोड का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये इंपॉर्टेंस किस प्रकार से होगा इसको आप देखिए, यहाँ ट्रांसफर सेक्शन जो है ना वो इसका लिया जाता है। ट्रांसफर सेक्शन हम किसका लेंगे, इस इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए हमने इलेक्ट्रोड का ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो जो रेजिस्टेंस है वो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई हमारी कितनी है और इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारा जो है ना वो ए से, एरिया ए से डिनोट किया जाएगा। तो उसकी लंबाई कितनी, उसका क्षेत्रफल कितना,
तो ये इस प्रकार से हम इस कंडक्टेंस को R इजिकल टू एल। अब इसको अगर आप रिप्लेस करते हैं इस निशान को समानुपाती को, तो ये P से डिनोट करेंगे L, ये हो गया। और ये जो P जो है हमारा, इसको हम यहाँ पर कप्पा के रो के नाम से जानेंगे। ये जो हमारा है ना, इसको RHO, ये रोस है, तो ये हो गया आपका रो। तो यहाँ पर कंडक्टेंस का ये जो है ना कांस्टेंट हो गया L/A, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे।